चलिए, तो सिंपल पेंडुलम इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे अपनी कंटिन्यू। प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में मैंने आपको सिंपल पेंडुलम की थ्योरी बताई, उसके टाइम पीरियड का डेरिवेशन बताया, और जो वैरायटी ऑफ वेरिएशंस सिंपल पेंडुलम के साथ हम लोग कर सकते हैं, such that के we may cause the length of the pendulum to change, we may cause the acceleration due to gravity to change, and henceforth we may see के what kind of changes may appear in the time period। ये अपना डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा था। एज आई रिकॉल मैंने आपको 14 पॉइंट्स तक पिछले लेक्चर में कवर कराए थे, राइट? यस। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स देखना है, इसके इलस्ट्रेशंस देखना है, बट इससे पहले कुछ 3-4 पॉइंट्स अपने इसमें कवर करने के बाकी हैं वेरिएशंस के, तो उस पर पहले बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन सिंपल पेंडुलम के साथ अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, वो है कंपैरेटिव टाइम पीरियड और फेज ऑफ द टू सिंपल पेंडुलम्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास दो अलग अलग सिंपल पेंडुलम्स है, मैं एक एग्जांपल के जरिए ही ये सिचुएशन आपको समझाता हूँ। दो अलग अलग सिंपल पेंडुलम से मान लेते हैं ये बड़ा वाला पेंडुलम है, ठीक है, और फिर इसके साथ हमारे पास एक स्मॉल पेंडुलम है, छोटी लेंथ वाला पेंडुलम है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि छोटी लेंथ वाला पेंडुलम जो होता है ना, इसका टाइम पीरियड कम होता है, और बड़ी लेंथ वाला जो पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। तो लेट्स से कि इसका टाइम पीरियड मैंने क्लेम किया टी है, और दूसरे वाले का जो टाइम पीरियड है ना, ये 5t/4 है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, समझ में आया ना सबको? 5t/4 दैट विल गो 1.25t। यस सर। ये बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट करते हैं। जब हमने इनका ऑसिलेशन शुरू किया था तो हमारा ये मानना था कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे फेज में थे। ठीक है, दोनों एक जैसे फेज में शुरू है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मीन से शुरू हो गए या एक्सट्रीम से शुरू हो गए, जो भी सिचुएशन है। तो इनिशियल फेज जो है इन दोनों पेंडुलम के सेम है। अब ये अपने हिसाब से ऑसिलेट करेगा, ये स्लो स्लो ऑसिलेट करेगा। ऑन द अदर साइड ये थोड़ा सा फास्ट ऑसिलेट करेगा, कम टाइम ले रहा है तो तेजी से चलेगा, है ना? ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि एक टाइम इंटरवल हो जाता है टी, जिसमें बड़ा वाला पेंडुलम, बिगर पेंडुलम आप कह सकते हो, ठीक है, या लॉन्गर पेंडुलम कह लें, लॉन्गर पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। इतना टाइम होता है, ठीक है, मतलब टाइम टी इस हिसाब से मैंने चॉइस किया जिसमें बड़े वाले पेंडुलम का एक ऑसिलेशन पूरा होता है। ठीक है, अब एक ऑसिलेशन पूरा होता है मतलब ये टाइम टी कितना रहा होगा? 5t/4। 5t/4। अब मुझे आप बताएं, क्या ये दोनों पेंडुलम इस टाइम पर सेम फेज में होंगे क्या? नहीं। नहीं होंगे। इसका फेज अलग हो चुका होगा और इसकी पोजीशन और इसका फेज अलग हो चुका होगा। इसने अगर अपना एक ऑसिलेशन पूरा किया तो ये मीन पर आ गया, और ये वाला पेंडुलम चूंकि कम टाइम में ऑसिलेट हो रहा है तो ये एक ऑसिलेट पूरा करके और थोड़ा सा आगे भी जाएगा। यस। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, सबसे जो जनरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो ये होता है कि फेज डिफरेंस फाइंड करें। अगर इतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया है तो फिर दोनों पेंडुलम में फेज डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब इसे सॉर्ट आउट करने का एक सिंपल सा अप्रोच या एक इजी तरीका ये होता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस, सॉरी, दोनों पेंडुलम की इक्वेशंस को मेंशन करें। लेट्स से कि a1 sin ओमेगा टी है, और जो दूसरा पेंडुलम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास है a2 sin ओमेगा टी। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना, a2 sin 2π/T इंटू स्मॉल टी। क्या कहते हो? यस। और इसको बेटा आप लिखोगे a2 sin 2π, अगर मैं गलत नहीं हूं, 5t/4 इंटू स्मॉल टी। क्या कहते हो? यस। यस सर। अब कितना टाइम लैप्स हो चुका है, दोनों में कितना टाइम हो गया? टी। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि हम
what is the phase difference in the two pendulum when both the pendulums when the longer pendulum, the bigger pendulum completes one oscillation? तो टाइम हमने कितना अलॉट किया? यस, by 4. 5t/4, यस, इतना टाइम हमने अलॉट किया। ठीक है, तो ये जो स्मॉल टी है ना, यहाँ पे आप दोनों जगहों पे 5t/4 पुटअप करोगे, क्योंकि इतना टाइम आप उसको दे रहे हो ऑसिलेशन को करने के लिए। तो ऑन दैट बेसिस x1 वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? a2 साइन 2 पाई ये इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये 5t इंटू ये हो जाएगा बेटा 5t/4। तो एक हल्का फुल्का कैलकुलेशन यहाँ पे नजर आता है, ये 5t ये 4 ये सारा फैक्टर कट गया, और x1 विल बिकम इक्वल टू, a1 आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, a1 साइन ऑफ 2 पाई। तो बड़े वाले पेंडुलम की ये सिचुएशन हमको नजर आएगी। Yes. अब छोटे पेंडुलम के लिए, यानी कि शॉर्टर पेंडुलम कह लो आप, स्मॉलर पेंडुलम कह लो, इसके लिए क्या होगा? a2 साइन 2 पाई t इनटू स्मॉल टी की जगह क्या पुटअप करोगे आप? 5t/4. वेरी गुड, 5t/4, क्योंकि इतना टाइम हम दे रहे हैं। अब यहाँ जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लो, जैसे ये टी से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 हो गया। तो हम इस इक्वेशन को फाइनली ऐसे रीड कर पाएंगे, a2 साइन 5 पाई/2। करेक्ट है? Yes, sir. अब हमसे तो ये पूछा ना कि भाई इसमें फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, तो चलो फेज डिफरेंस को 5 बोल देते हैं। तो आप दोनों फेजेस को आइडेंटिफाई कर लो और डिफरेंस निकाल लो। सो दैट विल बिकम 5 pi/2 minus 4, 2 pi. sorry for that, 5 pi/2 minus 2 pi. 2 pi, this will become pi/2। तो ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। Yes. ठीक। तो जब हम फेज डिफरेंस या फेजेस या कुछ कंपैरेटिव दो सिंपल पेंडुलम के लिए करते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी वैसे पूछी जा सकती है एडवांस लेवल तक अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हमारा डिस्कशन हम लोग मेन और पर्टिकुलरली नीट तक के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ऐसे। अब अगर मैं बेटा इसमें थोड़ा चालाकी से सोचूं ना, तो मैं ये डायरेक्ट भी आंसर कर सकता हूं। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं, देखो कैसे। 5t/4 का मतलब क्या होता है कि मुझे t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 ऐसे 5 पार्ट बनाने 5 times. Yes, sir. बनाने हैं। अब सोचो छोटा पेंडुलम ऐसे 5 बार अगर चलता है, 5t/4 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 ऐसे चलता है, तो क्या होगा? वो t/4 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 आ रहा है ना समझ में? Yes. और लास्ट में t/4, मतलब छोटा वाला पेंडुलम एक्सट्रीम पे होगा Hmm. और बड़ा वाला पेंडुलम मीन पे आएगा, क्योंकि उसने तो एक ऑसिलेशन पूरा किया। Yes. तो बड़ा पेंडुलम मीन पर और छोटा पेंडुलम एक्सट्रीम पर, तो फेज डिफरेंस तो pi/2 बनता है ना भाई। Yes. Yes, sir. तो डायरेक्ट भी मामला निपटाया जा सकता है अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन उस तरीके से हमारे सामने आता है तब हम ऐसी कुछ कहानी बना सकते हैं। तो एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछा जाता है, सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं सेंटेंस ही यहाँ पे पुट कर रहा हूं मॉड्यूल में से, कि हमारे पास दो अलग अलग सिंपल पेंडुलम है। एक स्मॉलर लेंथ का है जिसकी लेंथ हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं LS से, और एक लॉन्ग या लार्जर लेंथ का है जिसकी लेंथ हम लोग लिख रहे हैं LL। ये ऑसिलेशन में सेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर और सेम फेज में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेम वे में सेम फेज के साथ मूव कर रहे हैं। अब जाहिर बात है जो बड़ा वाला पेंडुलम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो लैग करेगा, वो पीछे पड़ेगा, स्लो होता जाएगा। और जो छोटा वाला पेंडुलम है वो तेजी से चलेगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि छोटे पेंडुलम का एक ऑसिलेशन हो चुका होगा और बड़े वाले पेंडुलम ने अभी आधा या कुछ हिस्सा ऑसिलेशन का अपना कंप्लीट किया होगा। ठीक है। अब अक्सर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ये दोबारा सेम फेज में कब आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या पूछते हैं। शुरुआत तो सेम फेज से की थी, तो दोबारा सेम फेज में कब आएंगे? क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. तो इसके लिए मैं कहता हूं कि हमको एक सिंपल सी शॉर्टकट याद रखनी है।
तो हम ये क्लेम करते हैं कि जब कभी भी ये सेम फेज में आएंगे तो हम इमेजिन करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि स्मॉलर पेंडुलम या शॉर्टर पेंडुलम ने कितने ऑसिलेशन पूरे किए होंगे। N. तो हम लिखेंगे n नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द शॉर्टर पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड साथ में लगाएंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द लॉन्गर पेंडुलम। ठीक है, Yes, sir. ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। n ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द शॉर्टर पेंडुलम इज इक्वल टू, टाइम टेकन है ये एक्चुअली, is equal to n minus 1 number of oscillations taken by the longer pendulum to complete the same number of to complete the oscillations and to come in the same phase। ठीक है, n-1 फिक्स है सर वो? हाँ फिक्स है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्स है, वो n का वैल्यू भी उसी तरीके से आता है कि ये बराबर मैच करेगा। अब n कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 7 10 15, तो दोबारा सेम फेज में आने की कंडीशन है ना, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सिचुएशन सेम है। इनिशियल सिचुएशन कैसी है, सेम फेज। फाइनल सिचुएशन फिर एक बार कैसी है, Same phase. सेम फेज। तो इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे मैच करती है कि छोटे पेंडुलम ने n ऑसिलेशन पूरे किए तो उतने ही ड्यूरेशन में बड़ा पेंडुलम कितने ऑसिलेशन पूरे करेगा, n-1। n-1। याद रखना n-1 पूरे करेगा, इसको अच्छे से समझना। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे। हम फर्दर ऑन चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n-1 इज इक्वल टू ये लॉन्गर पेंडुलम का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n-1 इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से देखना, अंडर रूट में लॉन्गर पेंडुलम की लेंथ डिवाइडेड बाय, सॉरी फॉर दैट, लॉन्गर पेंडुलम की लेंथ डिवाइडेड बाय शॉर्टर पेंडुलम की लेंथ। करेक्ट है? Yes, sir. You can write so because the time period is directly proportional to the length of the pendulum, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. अब इसे समझाने के लिए बेटा मैं एक क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है मॉड्यूल में से तो मैं साथ ही में पुटअप कर देता हूं यहाँ पे, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसे नजर तो नहीं आ रहा है, नहीं, मे बी मैंने इसको इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइजेस में रखा होगा। बहरहाल एक्सरसाइजेस में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, एक्सरसाइजेस में आपको बाद में सेंड करूंगा ना, तो उसमें मिल जाएगा ये। क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अक्सर केसेस में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे क्लॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो पेंडुलम से रन कराई जाती है। ठीक है, वो कोई भी पेंडुलम हो, अपना रेगुलर सादा सीधा पेंडुलम हो या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो या वो सेकंड्स वाला पेंडुलम हो या कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से अगर पेंडुलम के टाइम पीरियड में चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन इफेक्ट हो गया, लेंथ इफेक्ट हो गई, किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजंस अपने 15-16 रीजंस ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो अगर उस क्लॉक के पेंडुलम में टाइम पीरियड इफेक्ट हो जाता है, कम या ज्यादा होता है, तो फिर वो क्लॉक टाइम को लूज या गेन करेगी। सही है, घड़ी टाइम पे नहीं चलेगी, या तो घड़ी वो आगे आगे भागेगी या फिर पीछे जाएगी। आगे आगे भाग रही है तो इसका मतलब वो टाइम को गेन कर रही है। और घड़ी अगर लैग हो रही है, पीछे पड़ रही है, जैसे अभी 9 बजने चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 8:45 हो रहे हैं, तो फिर वो घड़ी लैग हो रही है, वो टाइम को लूज कर रही है, वो लैग हो रही है, वो पीछे हो रही है। तो बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि इन वन डे व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन लॉस्ट और व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन गेन बाय द पेंडुलम क्लॉक if the length changes, if acceleration due to gravity changes and so on। क्वेश्चन का थीम समझ में आया आपको? Yes, sir. अब इसमें मैं सबसे पहले आपको एक फंडामेंटल बात समझाना चाहता हूं कि टाइम लॉस्ट या टाइम गेन ये किन सिनेरियोज में होगा। टाइम लूज करना, टाइम लूज करने का मतलब क्या है? पीछे पड़ना, Yeah. पीछे पड़ना। याद रखिए, टाइम लूज हो रहा है, टाइम जा रहा है, हमारा वेस्ट हो रहा है, जितना टाइम होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, हम पीछे हैं, तो इसका मतलब घड़ी स्लो चलेगी। ठीक है, अगर क्लॉक स्लो चलती है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि टाइम पीरियड क्या होगा?
किन्हीं रीजंस की वजह से अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम पीरियड ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो क्लॉक स्लो हो जाएगी। क्लॉक स्लो होने की वजह से वो टाइम को लूज करेगी। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. जाहिर बात है, अगर आप कोई काम स्लो करते हैं तो आप लूज ही करेंगे ना सब कुछ। ठीक है, स्लो अंडरस्टैंडिंग है तो लेक्चर आगे निकल जाएगा। फिर भी मैं काफी स्लो ही चल रहा हूं ताकि कुछ मिस ना हो आपसे, आप कुछ लूज ना करें। अच्छा, आप बताओ गेन कब करेंगे? इसका बिल्कुल उल्टा है, मैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ रहा हूं। इसका बिल्कुल उल्टा, गेन कब करेगी क्लॉक टाइम को? स्पीड गेन में जब काम होगा तब। जब किन्हीं रीजंस की वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होगा मतलब ये है कि क्लॉक फास्ट रन करेगी, वो तेजी से चलेगी। अगर क्लॉक तेजी से रन करती है तो पेंडुलम तेज चला, पेंडुलम तेज चला तो उसके जो हैंड्स है क्लॉक के वो भी तेजी से घूमेंगे तो वो आगे जाएगी। अब मेजर जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि कितना टाइम लूज होगा या कितना टाइम गेन होगा। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन है, ध्यान से देखिए, टाइम लॉस और टाइम गेन। ठीक है, टाइम लॉस और गेन दोनों में से कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के टाइम पीरियड कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, बाय अ पेंडुलम क्लॉक इज इक्वल टू, फॉर्मूला समझिए अच्छे से, डेल्टा टी बाई टी, मतलब ये टाइम पीरियड में होने वाले चेंज के फ्रैक्शन को बता रहा है। ठीक है, Yes. और ये जो आगे का स्मॉल टी है ना, ये बड़ी काम की चीज है बेटा। ये क्या है? ड्यूरेशन है। जैसे आप ऐसे सवाल कर सकते हो ना, एक दिन में घड़ी ने कितना टाइम लूज किया, तो ये जो 1 डे है ये वो ड्यूरेशन है। समझ आई बात? Hmm. या हमारा पेंडुलम क्लॉक खराब हो गया और गड़बड़ हो रही है, उसमें पेंडुलम ठीक से काम नहीं कर रहा है, 1 घंटे में, इन 1 आवर, क्लॉक ने कितना टाइम को लूज किया या कितना गेन किया, ऐसे भी पूछ सकते हो ना। ठीक है, Yes, sir. तो वो जो स्मॉल टी का फैक्टर है ना, वो होता है ड्यूरेशन, कि कितनी देर में टाइम का लॉस या गेन कैलकुलेट किया जाना है। ठीक, Yes. अब इस ड्यूरेशन को कुछ इस तरीके से याद रखिए कि इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इन 1 आवर, देन दिस ड्यूरेशन विल बी 3600 सेकेंड। ये कैसे आता है हम सब लोग जानते हैं। 1 आवर करस्पॉन्ड्स टू 60 मिनट्स एंड ईच मिनट करस्पॉन्ड्स टू 60 सेकेंड्स, तो दैट गोज फॉर 3600 सेकेंड्स। सही है? Yes. 1 डे के हिसाब से बेटा अगर हम लोग सोचते हैं तो ये है 24 आवर्स। 24 आवर्स के हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये हो जाता है 86400 सेकेंड्स। ठीक है, 86,400 सेकेंड्स। अब ये नंबर्स याद रखने हैं, ये वैसे भी हमें याद हो जाते हैं अक्सर, हम जब कैलकुलेशंस कर लेते हैं टाइम पीरियड वगैरह के, तो ये चीजें बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यूज की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो 1 आवर के कैलकुलेशन में स्मॉल टी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? 3600. 3600। और 1 डे के लिए इसके लिए हम लोग यहाँ स्मॉल टी को क्या पुटअप करेंगे? 86,400. 86,400। अब इसमें ना मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। ये जो डेल्टा टी बाई टी है बेटा, इसको अलग अलग तरीके से अगर मैं लिखूं ना तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, याद आया कुछ? याद Yes. आया, नहीं आया? सर माइनस नहीं आएगा? यस माइनस, सर। माइनस से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि टाइम घट रहा है क्या बढ़ रहा है। Mostly. Yes. कल भी बोला था मैंने आपको, पिछले लेक्चर में भी बताया, माइनस सिर्फ इसी चीज को समझने के लिए है ना। अगर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इंक्रीज हुआ तो हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। Yes. अब अगर हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉक के कैलकुलेशन में हम बोलेंगे गेन हो रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा, मैथमेटिकली वहां पे नहीं आएगा। अरे ना बात समझ, मैथमेटिकली समझो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस से तुम क्या अंदाजा लगाओगे? गड़बड़ होगी ना कैलकुलेशन में। टाइम गेन हो रहा। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन में बिगाड़ आ जाएगा एक्चुअली। हम उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन में लेके जाएंगे। हमारे दिमाग में तो ये चीज तो कन्विंसिंगली आ चुकी है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होता है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। तो अगर तुमने किसी सिचुएशन में देखा कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारा सीधा क्लेम होगा कि टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब टाइम गेन हो गया, खत्म।
अगर किसी सिचुएशन में तुम ये कह रहे हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, तो टाइम का क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। टाइम इंक्रीज हुआ मतलब तुम्हारा आंसर लॉस या गेन में क्या आएगा? लॉस। लॉस आएगा। टाइम लूज होगा या टाइम लॉस्ट, इस तरीके से तुम मेंशन करोगे। ठीक है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस समझो वहां पे, मैथमेटिकली उसको इन्वॉल्व मत करो। मैथमेटिकली इन्वॉल्व करोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में अटक जाओगे। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, इसमें मैं एक और वैरायटी ऑफ कंडीशन भी यहां रख सकता हूं। याद है कल वो थर्मल कैलकुलेशन किया था हमने, तो डेल्टा टी बाई टी जो होता है ना, यहां नोट करो, डेल्टा टी बाई टू जो होता है ना, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आपको याद है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर। तो यहां जो टाइम के चेंज होने की सिचुएशंस है वो हम तीन तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। या तो चेंज इन ग्रेविटी से बता देंगे, या चेंज इन लेंथ से बता देंगे, या चेंज इन टेम्परेचर, इस लिहाज से हम लोग बताएंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में? यस सर। ओके, अब लास्ट एक कंडीशन पर आते हैं, आई गेस सेकंड लास्ट कंडीशन है। ये जितने सारे वेरिएशंस हम लोग देखते हैं, इन सभी वेरिएशंस में अक्सर ग्राफिकल वेरिएशंस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रादर मुझे कहना चाहिए। तो मैंने एट वंस सारे ग्राफ एक साथ यहां बता दिए हैं, बस नेचर याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। इजी कंडीशन है। अब इन सभी ग्राफ्स को समझने का वन एंड द सिंगल फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल एल बाई। बाई। तो टी के हिसाब से सोचोगे तो रूट एल आ जाएगा, एल के हिसाब से, जी के हिसाब से सोचोगे तो 1/g आ जाएगा। अगर तुमने इसको ऐसे किया टी स्क्वायर तो ये एल हो जाएगा, तुमने यहां अगर टी स्क्वायर किया तो ये 1/g हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस। सो बाय दैट वे हम ग्राफ्स बनाते हैं। पहला ग्राफ देखो, टी अगेंस्ट एल। ठीक है, अब टी अगेंस्ट एल तो ऐसे ऐसे ऑर्डर में होता है भाई, टी और एल ना प्रोपोर्शनैलिटी हमारी स्क्वायर रूट वाली है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ग्राफ ये। स्ट्रेट लाइन तो उस वक्त आएगा जब मैं टी स्क्वायर अगेंस्ट एल करूंगा। टी स्क्वायर अगेंस्ट एल करूंगा तो डायरेक्ट रिलेशन आ गई। डायरेक्ट रिलेशन यस के लिए ग्राफ सीधा होता है, हम जानते हैं। यस सर। या टी और रूट एल कर दूंगा, टी और रूट एल भी डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे तो ये वाला ग्राफ भी सीधा हो जाएगा। यस। लेकिन अगर मैं टी और एल कर दूं तो ये ग्राफ सीधा नहीं होगा ना, इट विल नॉट बी अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस सिचुएशन में हमें याद रखना है कि यहां पर जो ग्राफ है ना वो पैराबोलिक होगा। ग्राफ का नेचर याद रखिए, यहां पे क्या होगा? पैराबोलिक। अब उसी तरीके से सोचो, अगर मैं टी और 1/√g कर दूं, टी और 1/√g, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ, यस लेकिन अगर मैं g और t का रिलेशन बना दूं तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। यस सर। यस। तो इस जगह पर जो ग्राफ का नेचर मुझे मिलेगा वो मिलेगा हाइपरबोलिक। ओके, अब ये कुछ इस तरीके के ग्राफ्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो हमें इन्हें बस शेप वाइज याद रख लेना चाहिए, कंडीशंस भी अच्छे से समझ में आ जाती है। ये पैराबोला को बताता है, ये हाइपरबोला को बताता है, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? यस सर। वन मोर ग्राफ इज ट्रीटेड लाइक, एक और ग्राफ यहाँ पे कंसिडरेशन में लाया जाता है। एक ही एक्सिस पर एक साथ दो चीजें प्लॉट कर लें, एल और टी, लेकिन एक जगह पे आपने प्लॉट करना है एल वर्सेस टी का स्क्वायर। तो बेटा जब एल वर्सेस टी का स्क्वायर होगा ये इस तरीके से, तो ग्राफ का नेचर तो सीधा आएगा ये ऐसे। स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब आप एल वर्सेस टी करोगे या टी वर्सेस एल करोगे तो द ग्राफ विल बी ऑफ अ लिटिल पैराबोलिक नेचर। पैराबोलिक। यस तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो बड़ी काम की जगह होगी। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मैं उस जगह के लिए करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड मेंशन करता हूं, ये अगर टी एक्सिस मान लिया जाए और ये एल एक्सिस मान लिया जाए, तो करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड उस जगह पर आ जाएगा 1 सेकेंड। जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां, सब जगह पे नहीं। ठीक है, यस। अब सोचो अगर हम ये करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, और इसको लगाते हैं 1 सेकेंड, ठीक है ना। एज पर कैलकुलेशन मैं जानता हूं बाहर का पाई और अंदर का जी तो कट जाएगा, सो दिस विल वर्क आउट एज 2 रूट में एल। इज इट ओके? यस। बात समझ आ रही है ना?
Yes, sir. एंड इफ आई मेक अ स्क्वायर ऑफ इट, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 4 into L। तो स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, ध्यान दें आप सभी। सो L विल बिकम इक्वल टू 1/4, यानी कि L हो जाएगा 0.25 मीटर। तो करस्पॉन्डिंग जो लेंथ यहाँ पर क्लेम होगी वो होगी 0.25 मीटर, और उसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इंटरसेक्शन की जगह पे कितना हो जाएगा? 1 second. 1 second. ये एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मतलब इस हिसाब से ये जब भी इंटरसेक्ट करेंगे यही जगह होगी, इसलिए उसे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक। Yes, sir. One last and final condition to go for, and that is a little weird, little different from what we have studied up till now. If the angular displacement of simple pendulum is not small, अगर simple pendulum का angular displacement small नहीं है, तो let me tell you one straightforward sentence: the simple pendulum will not perform SHM. ठीक। सिंपल पेंडुलम की SHM होने के क्राइटेरिया ही इस बात पे तय था कि उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, याद है? बिल्कुल साफ साफ आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था मैंने। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा पेंडुलम बना देता हूं जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है, तो फिर SHM का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। अब हमको कंफ्यूजन होगा, SHM नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है, SHM अगर नहीं है तो फिर क्या उसे अज्यूम क्या करें? Oscillation है. यस, वेरी गुड। बट ऑसिलेशन, SHM नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ऑसिलेशन तो है, झूला तो झूल रहा है। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर पीरियोडिक। You treat SHM or you treat oscillation, both of them are periodic. Then in such case, which is a very very special condition and very very rare situation, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, in such case if the pendulum's oscillation is not small, its displacement is not small, then it is not performing SHM, however performing an oscillation with a time period given by this relation. T is equal to 2 pi under root L by G, one extra bracket appears, 1 plus theta square divided by 16. Now don't ask how it comes. This is not in the scope of syllabus. Just remember it. Okay? Yes, sir. So these are the cases which we need to go through to complete the variety of questions which may come in the examination for the conditions of simple pendulum. अब हम लोग शुरू करते हैं illustrations के साथ। आप अगर मॉड्यूल देखते हैं तो वहां पे मैंने आपको अराउंड 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप अगर साथ दें तो पूरे 16 के 16 आज हम लोग कर सकते हैं। क्या कहते हो? Yes. चलिए, पहले क्वेश्चन से बहुत आसान होंगे क्योंकि मैंने सारी कंडीशंस आपके सामने रखी हैं। आप अपने सामने मॉड्यूल भी लेकर के बैठे हैं ताकि फॉर्मूला देखने में आपको हेल्प हो। बड़े आसानी से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या कह रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इज 4 सेकंड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 है। तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड क्या आएगा? 4 seconds. अंडर रूट L by G। मून के लिए क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय GM. ग्रेविटी ऑफ मून। टेक अ रेशो, काम खत्म। टेक अ रेशो, दैट्स इट। टेकिंग अ रेशो विल कैंसल दिस 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 एंड दिस। GM. इसी पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं। रूट में क्या चला जाएगा? GM by. G बाई GM। ध्यान से देखें, अब इतना तो समझ में आना चाहिए। रूट में G बाई GM हो जाएगा, बट अब ये समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. This is, you can go for 10, you can go for 1.6. TM is equal to 4 अंडर रूट में 10 डिवाइडेड बाय 1.6। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, कर सकते हो? Yes, sir. Okay, very good. Let's take the next one.
A simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t. If the length of pendulum is increased by 21%, लेंथ एकदम से 21% बढ़ा दी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में कितना फर्क पड़ेगा? अब ये थोड़ा सा अजीब मामला है। देखो, अपना जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था वो था 2 पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाई जी, करेक्ट है? Yes. अब जो नया टाइम पीरियड आ रहा है, किसी ने कुछ मैसेज किया, जरा मैं रेफर कर लेता हूं मैसेज को। 0.79 बताया जा रहा है टाइम पीरियड, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर 0.79। मुझे नहीं लगता 0.79 आएगा, चेक योर कैलकुलेशंस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए। 10 आता सर। कितना? 10। हाँ, 10 माइट बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसको 16 कर लो, इसको 100 कर लो, 16 बाहर लाओ, 4 4 काटो, 10 बचा, वेरी गुड, शाबाश, 10 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब देखो, जो नया टाइम पीरियड मुझे लिखना है ना बेटा, वो न्यू लेंथ के साथ मुझे लिखना पड़ेगा, एल डैश। मैं चाहता हूं आप जरा चीजों को समझें अच्छे से। क्या एल डैश है 121 ऑफ एल डिवाइडेड बाई 100? Yes. क्योंकि उसको तो 21% बढ़ा दिया ना। आई होप आप ये बात गेस कर पा रहे हैं। Yes sir. Yes, sir. कोई भी चीज अगर 5% बढ़ती है तो नया वैल्यू तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 105/100। 105 divided by, हाँ, yes, sir. वेरी गुड, चलिए आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई। अब एल डैश की जगह पे आप ईमानदारी से वही पुटअप कर लो जो है 21L/100 जी डिवाइडेड बाई 100 और ये जी। अब अच्छी चीज इसमें क्या है पता है, 121 का भी सीधा स्क्वायर रूट हो जाएगा बाहर 11, yes. और 100 का भी सीधा स्क्वायर रूट हो जाएगा बाहर। Hmm. तो ये हो जाएगा 11/10, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes. तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये मिला 1.1 टी? Yes. ठीक है। Yes. अब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा, टी डैश इज इक्वल टू 110/100 ऑफ टी। क्या कहते हो? Yes. Yes. अब मैं अच्छे बच्चों से पूछ रहा हूं, भाई कितना परसेंट टाइम पीरियड बढ़ा? 10 times. दैट्स इट, डायरेक्ट हो गया ना काम। तो यहां से अगर मैं सीधे सीधे अपने आंसर को क्लेम करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 10% Increase in time period. इंक्रीज इन टाइम पीरियड। अब इसका एक लंबा चौड़ा तरीका भी है, और लंबा चौड़ा तरीका कुछ ऐसा है कि डेल्टा टी बाई टी इन परसेंटेज इज इक्वल टू, आपको ऐसे करना पड़ेगा, टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इन परसेंटेज। ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ये सारा प्रोसीजर ऐसे भी फॉलो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? Yes sir. क्योंकि डेटा इसी तरीके का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो वाई अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट करें। अगर कुछ ऐसा आड़ा तिड़ा डेटा आ गया जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ऐसे इजीली सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज निकालने का मतलब यही होता है ना, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। याद करिए, 11 में बता चुका हूँ। Yes. शाबाश। अब यहां आते हैं, ये तो उससे आसान प्रॉब्लम है। If length of the simple pendulum is increased by 1%, the percentage change in time period delta t by t is equal to half delta l by l in percentage केसेस में कवर किया गया है। यस, Yes. पेज नंबर 36, परसेंटेज चेंज की कंडीशंस देखें, कवर कर दिया गया है, करेक्ट है। अब लेंथ में कितना परसेंट चेंज हुआ है? 1%. तो यहां लिखें 1%, आंसर आया 0.5%, दैट्स इट।
है कि नहीं आसान? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. आर यू गेटिंग इट राइट? Yes, sir. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप क्वेश्चन अगला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 20%. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 20% बढ़ गया when its length is increased by 44 centimeter. Find the initial length and initial time period of the oscillation. बेटा एक बात समझ लो, नया पीरियड टी डैश है 120 by 100 ऑफ टी. इसे समझ लो आप अच्छे से. Yes, sir. अब ध्यान से देखना जो मैं लिखने जा रहा हूं. 120 by 100 टी का मतलब हुआ 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी. Yes. Yes, sir. लेकिन ऑन द अदर साइड टी डैश का मतलब हुआ 2 पाई अंडर रूट में L plus 44 divided by G. Why I have written L plus 44? Increase 44 centimeter. लेंथ में 44 सेंटीमीटर बढ़ाया. अब एक चीज अंडर अजम्पशन चल रही है कि मैं दोनों साइड में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि इंक्रीज्ड वैल्यू मुझे सेंटीमीटर में दी है, इसलिए मैं सारा खेल सेंटीमीटर में कर रहा हूं. ऐसे समझ के चले. Yes, sir. अब क्या दिक्कत है? 2 पाई हटा दो, जी हटा दो, 0 0 हटा दो, और इसका कर दो स्क्वायर. इसका कर दो आप स्क्वायर. स्क्वायर करोगे तो ऑन वन साइड आपको क्या मिलेगा? L plus 44. ऑन अदर साइड आपको क्या मिलेगा? 144. डिवाइडेड बाई 100. इज इक्वल टू बचा, सॉरी, L. इनटू क्या? L. इनटू एल. दैट्स इट. आप ये 100 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? ये 100 L. प्लस 440. 440 इज इक्वल टू 144 एल. क्लियर हो रही है बात? Yes. अब एल के फैक्टर को एल के फैक्टर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 44 एल इज इक्वल टू 440 को प्लस माइनस से बैलेंस किया तो एल कितना आया? 10. 440 डिवाइड बाय 44 यानी कि 100. 100 सेंटीमीटर, विच आई में से एल इज इक्वल टू 1 मीटर. तो ये जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था इनिशियल लेंथ, उसका काम तमाम हो गया. अब फर्दर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इनिशियल टाइम पीरियड क्या है. तो इनिशियल टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए. 2 pi under root L by G. टी हमें निकालना है. 2 पाई, एल 1 आ गया था, और जी पाई अंदर का और बाहर का ये जी वो सब कैंसिल हो जाएगा. 2 seconds. 2 सेकेंड. अब मैं तो ये कहता हूं कि एक अच्छे बच्चे को तो यहां आंसर देखते ही समझ में आ जाएगा कि 1 मीटर का मतलब तो सेकंड पेंडुलम होता है. Yes, sir. तो वो तो इधर ही आंसर कर देगा. सही है ना? ओके, चलो लो एक आसान क्वेश्चन. ये थियरी पेपर के हिसाब से मैंने यहां रखा क्वेश्चन, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड कितना? 2 seconds. 2 सेकेंड. इक्वेशन 1 meter. यस, एल बाई जी, ये पाई ये कट गया, ये टाइम पीरियड 2 इज इक्वल टू 2 रूट में एल. आपने सॉल्व किया, आंसर आया 1 मीटर. ठीक है. Yes, sir. अब यहां बीच में एक 5th नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इंटेंशनली, क्योंकि बात सेकंड्स पेंडुलम की चल रही थी, तो लेट्स फिनिश इट ऑफ वाला मामला था वो. ओके, चलिए आगे देखें. Yes, sir. एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम है. When the length of the simple pendulum is increased by 22 centimeter, the period changes by 20%. Find original length of the pendulum. Exactly वैसा ही, कोई फर्क नहीं. बताए क्या लिखना चाहिए? T dash is equal to 120 by 100 T. very good. T dash की जगह क्या लिखेंगे? 2 pi under root L plus 22 by G.
वेरी गुड। इसको कर देते हैं 12/10। टी की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में L/G. L/G। और ये 2 पाई से मर गया, ये जी से मर गया। ये क्या आया? L plus 22 144/100. गलत हुआ ना? स्क्वायर करोगे ना उसका? मुझसे गलती हो गई। 1.2 का स्क्वायर करूंगा तो 1.44 ऐसे आएगा। चलो ठीक है, जाने दो। 144/100 L। ठीक। Yes. टेक इट ऑन द अदर साइड। 100L plus 220 is equal to 144L। 44L is equal to 220। L is equal to 220 divided by 44। बोलिए कितना? 5. 5। 55. 50 सेंटीमीटर। क्लियर है कैलकुलेशन? 5 आता सर। कितना? सिर्फ 5 आएगा? टू 20 है ना? देखो। यस सर, सिर्फ 5 आएगा। हाँ सिर्फ 5। 220 44। फिर लास्ट टाइम कुछ गलत किया क्या हमने? एक सेकंड रुको, लास्ट टाइम कुछ गलती हुई क्या अपने हाथ से? 10 आता उधर। हाँ 10 आ जाता ना। ये 44 कटता तो आंसर तो 10 आता ना। सर 100 से मल्टीप्लाई कर। किधर? नहीं, इधर तो मिस्टेक कर Rate रहे हैं। इधर 10 आना चाहिए ना इधर। ये दिस विल बिकम 10 यस ना। सर, 10। इधर गलती करा हो तो कैलकुलेशन में गलती हो गई अपने हाथ से। सर 4400 ही। एक सेकंड, 100 से मल्टीप्लाई। हाँ यस, यहाँ नंबर में मैंने मिस्टेक की। ये कितना होगा? ऐसे होगा। 4400। सही है ना? तो ये हाँ 100 बराबर है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ क्या मिस्टेक हुई? 2200। 2200 तो 50 बराबर। यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लो एग्जैक्टली वैसे ही है। मैं इस पे अब अलग से बात नहीं करना चाहता। कर लोगे? यस यस सर। सर। कहाँ रुके थे हम? 5 6 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 Now mass and diameter of the planet are twice that of Earth। ये ग्रेविटेशन चैप्टर को यहाँ लिंक कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ऑन प्लैनेट इफ इट वेयर टू बी अ सेकंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। तो अर्थ पर जब उसके डिस्क्रिप्शंस हैं तो वो सेकंड्स पेंडुलम है, बराबर। यस सर। अर्थ पर। और हम चाहें तो उसका टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट में L डिवाइडेड बाई जी। बट जिस किसी रेफरेंस में हम इस प्लैनेट को कंसिडर कर रहे हैं उसका मामला ये है कि मास और डायमीटर ये ट्वाइस है। मतलब ये कि मास ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आल्सो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि Yes. अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा। सोचने वाली बात है। यस। तो बच्चों याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम लोग ऐसे रिलेशन बनाते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। जिसे अगर मैं अर्थ के लिए लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा ना, लेकिन अगर किसी गिवन प्लैनेट के लिए लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा।
Yes. अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, प्लैनेट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो ये हो गया g, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 4 R square. 4 क्यों आया, समझ में आया? Yes, sir. बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सो दिस विल बिकम हाफ gm बाय r स्क्वायर, हाफ इसलिए आया हाफ, ये 2 और 4 कट गया, हाफ। अब यहाँ जो ब्रैकेट है ये क्या है? Gravitation of Earth. जी है। Sorry, acceleration. तो समझ में ये आई बात कि जिस किसी प्लैनेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कंपैरेटिवली हाफ है। अब सोचो उस प्लैनेट पर अगर मैंने इसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखा तो ऐसे लिखना पड़ेगा मजबूरी में, L डिवाइडेड बाई GP। यस करेक्ट है? यस सर। अगर मैं L डिवाइड बाई GP Yes. करता हूं तो मैं GP अगर हटा देता हूं यहां से, सोचो अगर मैं GP हटा देता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? 2L by G. 2L बाई जी। तो एक काम करते हैं, वो 2 जो है रूट में ऐसे बाहर ले आते हैं और 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी करते हैं, ये भी चलेगा Yes, sir. क्योंकि जो 2 वाला फैक्टर है रूट के अंदर ही रखते हुए मैं इसको बाहर ले गया। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ कि ये क्या है? टी। Time period of Earth. अर्थ नहीं, पेंडुलम ऑन अर्थ। और वो है कितनी वैल्यू? 2 सेकेंड। 4. 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स है भाई, 2 सेकेंड्स है, बोला ना सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। Yes, sir. तो फिर इस प्लैनेट के रेफरेंस में उसी पेंडुलम का क्या हाल हो जाएगा? 2√2। वेरी गुड, 2√2 सेकेंड हो गया आंसर आपका। अब वैसे तो ये क्वेश्चन बस एक कंपैरेटिव एस्पेक्ट को हमारे सामने रख रहा था, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन वाली चीज इसके अंदर थोड़ा सा आ गई थी। ओके, यस सर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन 8। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, अच्छी बात है। मास ऑफ द बॉब जो है वो 10 ग्राम है, फ्रीली ऑसिलेट करता है, 5 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड पे जाता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक्सट्रीम पे। बेटा मैं तो आपको सोचने के लिए कहूंगा, यहाँ पे अगर ये पेंडुलम किसी तरीके से एक्सट्रीम पर पहुंच गया, ये ऐसे मान लेते हैं ये एक्सट्रीम वाली पोजीशन पे आ गया है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ, तो एक्सट्रीम पर जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ही होती है, क्योंकि काइनेटिक तो खत्म हो गई। यस। और ऑसिलेशन के कंसेप्ट को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो के ए स्क्वायर, ए एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। Yes, sir. अब के क्या है? Force constant. तो यहां क्या लिखें? के रिकॉल करें। Yes, sir. जनरल ऑसिलेशन पे बनाया हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें सिंपल पेंडुलम का कोई खास रोल नहीं है, जनरल ऐसे ही ऑसिलेशन की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया है। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। सो दिस इज हाफ एम, ओमेगा हटा के मुझे लिखना पड़ेगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनटू आगे चलना पड़ेगा ए स्क्वायर से। यस सर। अब मैं एक चीज देखता हूं कि इसकी लेंथ बताइए 1 मीटर, तो इसका सीधा मतलब है कि इसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड 2 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर वाली लेंथ का पेंडुलम तो सेकंड पेंडुलम होता है। अब मैं डेटा यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, काम खत्म करता हूं। हाफ 10 ग्राम, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड 5 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी फॉर दैट, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मुझे करना है इसका, दिख रहा है क्या? स्क्वायर दिखाई दिया? यस। अब यहां ये 4 और ये 2 ये कट गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई अपनी? 10 10 टू द पावर -3 और इधर का भी 10, तो ये सब निपटा दो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1,
5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 टू द पावर -4, -4 का -2 का स्क्वायर हो गया -4। 25 का आधा करोगे 12.5, 10 टू द पावर -5 जूल। देख लो सही किया क्या। Yes, sir. ठीक है, आई होप यू गेटिंग इट राइट। Yes, sir. ओके, हाँ अब कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से करना, सोच समझ के एकदम। A clock is regulated by seconds pendulum, मतलब एक घड़ी बना दी हमने जो सेकंड्स पेंडुलम से चल रही है। अब यहाँ सेकंड्स पेंडुलम आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ये समझ लो कि ये पेंडुलम से चल रही है। वो घड़ी सेकंड्स पेंडुलम से चले, सादे पेंडुलम से चले, जैसा भी चले, उसके जो हैंड है उसको तो वैसे ही घूमना है। रेगुलेशन Yes, कैसे किया, sir. बस इसलिए वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे हमको दिया गया है। अब वो करेक्ट टाइम चला रही थी अच्छे से, समर सीजन आ गया एंड वी नो हाउ द समर इज नाउअडेज बिकमिंग हॉट, तो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। अब एक सेकंड्स पेंडुलम की आइडियल लेंथ कितनी होती है, 1 meter. तो ये वाली लेंथ देखो कितनी हो गई, 1.01. तो एक्चुअल में लेंथ होनी चाहिए थी 1 मीटर, नई वाली लेंथ आ गई 1.1, तो चेंज ऑफ लेंथ कितना हुआ, 0.1. 0.01 मीटर। करेक्ट है। Yes. अब ये कह रहा है कि टाइम लॉस्ट या गेन बताओ वन डे, इन वन डे। तो पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि लॉस है या गेन है, Loss है. कैसे। आंसर सही है तुम्हारा, शाबाश। Time बढ़. देखो लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। Yes. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब दिमाग में ये लाओ कि घड़ी स्लो चलेगी। Hmm. अगर कोई चीज स्लो चलती है तो टाइम खो देगी, टाइम लॉस हो जाएगा, पीछे पड़ेगी। ठीक है, Yes. अब बिल्कुल सोच समझ के बताना। टाइम लॉस्ट इन वन डे इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, I have to go the calculation like this: delta t by t into small t. But here I can write half delta L by L into small t. क्या कहते हो? Yes, sir. ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी थी, L से भी बता दिया, J से भी बता, G से भी बता दिया था और टेम्परेचर से भी बता दिया था मैंने आपको। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा पीछे जाऊं, यहीं दिखा दूं मैं आपको फिर एक बार। ये देखो, यहां बता दिया था मैंने। इसी तरीके की वैरायटी पूछेगा और क्या करेगा वो। आपको एट द एंड क्वेश्चन 1 मिनट में निपटाना है। क्वेश्चन तो बहुत तगड़े तगड़े बनाए जा सकते हैं, बट द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन विल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर के वो विद इन 1 मिनट 2 मिनट सॉर्ट आउट हो सके। हाँ, बात एडवांस की अगर करते हो तो अलग है, वो अलग ही लेवल है, उस पर बाद में इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स होंगी। हाँ, तो फिलहाल बताओ। हाँ, क्या डेल्टा एल को मुझे लिखना चाहिए 0.01 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर इनटू 1 डे 86400। क्या कहते हो? Yes. ये दोनों जीरो कट गए, ये कट गया, 864 का हाफ करोगे 432 सेकेंड्स। ठीक है, Yes, sir. 432 सेकेंड्स, इतना टाइम वो घड़ी लूज करेगी। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए एक और इसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के रखे हैं मॉड्यूल में। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय 2%। लेंथ जो है वो 2% से बढ़ा दिया। बेटा बात याद रखो, लेंथ 2% से बढ़ने का मतलब है डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 2/100। बात समझे? ये डायरेक्ट चेंज वैल्यू लिख रहा हूं मैं। Yes, sir. तो फिर पूछ रहा है टाइम लूज होगा या गेन होगा। अब लेंथ क्या हुआ, बढ़िया. इसलिए टाइम पीरियड क्या हुआ, बड़ा. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि घड़ी स्लो चलेगी फास्ट चलेगी, Low.
स्लो, स्लो का मतलब पीछे पड़ेगी आगे भागेगी? पीछे पड़ेगी। पीछे पड़ेगी, इसका सीधा मतलब है कि टाइम लूज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम लॉस्ट इन 1 डे। राइटिंग समझ में आ रही है ठीक से? यस। Shall I go for directly like this? चलेगा? यस। Yes, sir. Okay. This is half. Delta L by L will become equal to 2 by 100. 86400. कैलकुलेशन बहुत आसान है, 864 seconds. That's it. You are done with this. Clear? यस सर। Let's go to the another question. A similar looking question we have. थोड़ा सा टाइम दे, 5 मिनट और एक्स्ट्रा. We'll finish these numericals. Clock keeps correct time at 20 degrees Celsius. But if it is subjected to 40 degrees Celsius, what time it will gain or lose in 1 day? स्पेलिंग थोड़ा करेक्शन थी. ठीक है. थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस मच. अब देखो टेम्परेचर क्या किया हमने, बढ़ाया क्या घटाया? बढ़ाया। Increase. क्या किया? इंक्रीज. 20 था, 20 से 40 कर दिया ना बेटा, बढ़ा दिया ना. Yes, sir. Increase. तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन? थर्मली Expansion होगा. एक्सपांशन होगा. थर्मली, बिल्कुल फालतू सवाल है, ऐसे ही इंटरेक्शन के लिए पूछ रहा हूं. तो थर्मली एक्सपांशन हो जाएगा. अगर एक्सपांशन होता है तो लेंथ तो बढ़ेगी. लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड बढ़ा, इसका मतलब घड़ी में टाइम लॉस हुआ। लॉस्ट. 1 डे में ही पूछ रहा है अपने को. क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं? अल्फा डेल्टा थीटा। समझिए बात को प्लीज. क्या मैं यस। लिख सकता हूं ऐसे? यस सर। इनटू टी. ठीक है, एग्जैक्ट प्रिसाइसली आ गया सब कुछ. यस सर। हाफ. ये 1 2 3 4 जीरोस के हिसाब से 12 इंटू 10 टू द पावर -6 कर देता हूं मैं इसको. ये देखो, ये 4 जीरो और ये 2 और डिजिट. Yes, sir. चेंज ऑफ टेम्परेचर 20 से 40 मतलब कितना? 20। 20. इनटू एक दिन के सेकंड्स 86400. काम खत्म. ठीक है, ये काट दो, ये काट दो, इसको कर दो 10. ठीक है, 10 इसलिए किया मैंने कि ये 10 20 30 यहां से मैंने बैलेंस करना है. तो नंबर्स ऐसे नजर आएंगे, 12 इंटू 864 इंटू 10 टू द पावर -3. ये 1 2 3 0 और ये 10 टू द पावर -6 बैलेंस होकर के 10 टू द पावर -3. क्लियर है? यस। अब ये मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर निपटा दो. 10368। ओके, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज 368। 10368 seconds. 10368 seconds. इतना टाइम ये घड़ी लूज करी. Into 10 to the power -3. हाँ, वेल आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट. इनटू 10 टू द पावर -3. और थोड़ा सा इसको आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो. 10। यू कैन जस्ट राइट इट एज अराउंड 10 seconds. करेक्ट है ना? Yes. Yes, sir. इट विल बी अराउंड 10 seconds. ये ट्राई कर ला आप होमवर्क में. समर सीजन पेंडुलम क्लॉक रेगुलेटेड बाय सेकंड्स पेंडुलम एंड कीप्स करेक्ट टाइम. सब कुछ अच्छा चल रहा था. समर सीजन में करेक्ट टाइम दिखा रही थी, बोलने का मतलब ऐसा है. अब विंटर में यहाँ लेंथ डिक्रीज हो गई. अब ये देखो फर्क पड़ा, लेंथ डिक्रीज हो गई. कितनी डिक्रीज हुई? 1%। तो क्या इसका मतलब डेल्टा L by L इज इक्वल टू 1/100. 1/100। यस। अब बताओ कि गेन होगा या लॉस होगा? गेन। Gain. गेन. कैसे गेन हुआ बताओ? टाइम भी डिक्रीज। Time decrease हुआ. देखो
लेंथ डिक्रीज हो गई इसलिए टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है कि क्लॉक तेज चलेगी, कम टाइम में ज्यादा भागेगी। अगर क्लॉक तेज चल रही है तो वो अपने शेड्यूल्ड टाइम से आगे जाएगी। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. इस प्रॉब्लम में हमें कहना चाहिए कि यहाँ पे टाइम गेन हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? Yes. सो दिस विल बिकम हाफ 1/100. and the answer is 432 seconds। करेक्ट है? ये दोनों Yes, जीरो sir. यहाँ दोनों जीरो से कट जाएंगे, ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया एंड यू आर डन विद योर प्रॉब्लम। ठीक है? Yes, sir. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन विल स्टॉप फॉर दिस। कल हम अगला आर्टिकल देखेंगे। सिंपल पेंडुलम के लिए इतना डिस्कशन मैं समझता हूँ काफी है, नीट जेई मेन तक के लिए। Simple pendulum has a time period t and the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid whose density is 1/10 that of the density of the bob। तो ये वो वाली कहानी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेंडुलम के बॉब की डेंसिटी तो रो मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक लिक्विड में डुबा देते हैं। ठीक है? पेंडुलम का बॉब कम से कम, और उसकी डेंसिटी हम लोग मानते हैं सिग्मा। ठीक है? और जहां तक मैं फॉर्मूले को रिकॉल कर रहा हूं तो मेरे पास फॉर्मूला ऐसा था, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में आई एम सपोज टू राइट रो माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा। करेक्ट है? Yes, sir. आप इसको अपने मॉड्यूल में देख सकते हैं या पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था। या कुछ गलती हुई? नहीं, रिवर्स रिवर्स लिखा मैंने, सॉरी फॉर दैट। मैंने रिवर्स लिखा इसे, जैसे मैंने आपको बताया था वो कुछ ऐसा था, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस। करेक्ट है? दिस वाज द केस। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखा, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी वाला मामला आ जाएगा। ठीक है? मैं आपको उस वक्त भी एक्सक्यूज लिया था कि रिलेटिव डेंसिटी मुझे आपको बताना है इन अ चैप्टर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो अभी वो कवर हुआ नहीं है तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करके बात नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इस फॉर्मूले को कम से कम याद रखेंगे। ठीक है? रख पाएंगे ना याद? Yes. Yes, sir. अब करंट सिचुएशन में क्या बता रहा है कि जो पेंडुलम है विस्कस लिक्विड हुज डेंसिटी इज 1/10 दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, मतलब ये कि सिग्मा इज इक्वल टू रो बाई 10। दिस इज द सिचुएशन। तो फिर नया टाइम पीरियड क्या एक्सपेक्टेड होगा ऐसा वो पूछ रहा है। तो लेट्स डू इट क्विकली। टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू, लेट्स कीप दिस रो एज इट इज, दिस रो एज इट इज। नाउ सिग्मा आई विल जस्ट रिप्लेस रो बाई 10। रो 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 फैक्टर कट जाएगा, 9/10 10/9। So t dash upon t is equal to, if you understand it quickly, it will be 10/9। Yes, sir. Correct है? Therefore t dash is equal to t under root में Yes, sir. 10/9। This will be an expected answer। Okay? Yes, sir. So these are the questions which we were supposed to cover from the module for the simple pendulum conditions। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एंगुलर एसएचएम। अगली क्लास में एंगुलर एसएचएम पर हम लोग बात करेंगे। चलिए रुक जाए फिर। Yes, sir.